वेलकम टू सक्सेस पॉइंट एकेडमी। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास +2 की इकोनॉमिक्स की जो राष्ट्रीय आय को मापने की व्यय विधि के बारे में पढ़ेंगे पार्ट नंबर 3 में। जिस भी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, ये सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आपके पास हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। देखिए, हम टॉपिक पर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्यय विधि। व्यय विधि का अर्थ समझिए बच्चों कि व्यय विधि क्या होती है। व्यय विधि का अर्थ है, इस विधि के अनुसार एक लेखा वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तु व सेवाओं को खरीदने के लिए किए गए व्यय के रूप में जब हम राष्ट्रीय आय को मापते हैं तो वह विधि व्यय विधि कहलाती है। तो सिंपल सी बात है बच्चों कि बाजार में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं सेवाएं बिकती हैं। जब हम उनको अपने उपभोग के लिए खरीदते हैं तो उपभोग व्यय कहलाएगा, और जब हम व्यापारिक उद्देश्य से खरीदते हैं मीन्स लाभ कमाने के लिए खरीदते हैं तो निवेश व्यय कहलाएगा। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि उपभोग तथा निवेश पर किए गए व्यय के रूप में हम राष्ट्रीय आय को मापते हैं तो व्यय विधि कहलाती है। मीन्स उपभोग तथा निवेश विधि कहलाती है। तीसरा नाम एक और है इसका, जो है आय विन्यास विधि, आय को खर्च करने की विधि। मीन्स इसके बाद हम पढ़ते हैं अंतिम व्यय का वर्गीकरण। अंतिम व्यय का वर्गीकरण किस प्रकार से करना है हमको, यानी कि हमारे पास है निजी अंतिम उपभोग व्यय। निजी अंतिम उपभोग व्यय जो परिवार होते हैं या जो सामाजिक कल्याण के लिए विभिन्न वस्तु व सेवाओं का उपभोग करते हैं, उन पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए न कि लाभ कमाने के लिए। मीन्स जो अंतिम वस्तुओं पर सेवाओं पर जो खर्च किया जाता है परिवार द्वारा या फिर किसी सामाजिक कल्याण संस्था द्वारा जो गैर लाभकारी संस्था हो, मीन्स उसे हम उस व्यय को क्या कहेंगे, निजी अंतिम उपभोग व्यय। नंबर 2 है हमारे पास सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय जो सरकार होती है, जो अंतिम वस्तु व सेवाओं पर जो किया गया व्यय होता है सरकार द्वारा, तो वो क्या कहलाता है, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय कहलाता है। जैसे सरकार चलाने के लिए जो भी खर्च किए जाते हैं, जो भी व्यय किए जाते हैं, जैसे अंतिम उपभोग व्यय किए जाते हैं तो उन्हें सरकारी अंतिम उपभोग व्यय कहा जाता है। जैसे शासन है, शासन कौन चलाता है, विधायिका, और प्रशासन कार्यपालिका। इस प्रकार से जो है जब भी कोई भी सरकार अंतिम वस्तु सेवाओं पर किया गया व्यय क्या कहलाता है, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय कहलाता है। नंबर 3 हमारे पास है निवेश व्यय। जब हम उसे व्यापारिक उद्देश्य पर व्यय करेंगे तो हमारे पास अंतिम वस्तु सेवाओं पर व्यय करेंगे ना, तो वो क्या कहलाएगा, निवेश। मान लेते हैं कोई मशीन खरीदनी है हमें, जो हमारे काम आए, हम उसे भविष्य में लाभ कमाएं, तो वो क्या कहलाएगा, उस पर किया गया व्यय क्या कहलाएगा, निवेश व्यय कहलाएगा। शुद्ध निर्यात मीन्स एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, मीन्स आयात माइनस निर्यात जो होते हैं वो शुद्ध निर्यात होते हैं। बाहर से कितना माल आया है और कितना गया हुआ है, उसका दोनों का डिफरेंस क्या होता है, शुद्ध निर्यात। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। अब पढ़ेंगे हम व्यय विधि की कुछ सावधानियां हैं। जैसे कौन कौन सी चीज़ इसके अंदर शामिल होगी, कौन सी नहीं होगी। देखिए, नंबर 1 है हमारे पास केवल अंतिम वस्तु सेवाओं का मूल्य है। यस, ये राष्ट्रीय आय के अंदर शामिल होगा। एक ये है। नंबर 2 पुरानी वस्तुओं पर किया गया व्यय, ये शामिल नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम जब वस्तुओं पर व्यय किया गया था मीन्स उस समय की राष्ट्रीय आय के अंदर ये शामिल हो गया था, तो अब शामिल नहीं होगा। शेयर तथा बॉन्ड्स पर किया गया व्यय, ये भी जो है इसका शेयर तथा बॉन्ड्स का मूल्य जब अंतिम वस्तु सेवाओं पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, तो ये भी जो है शामिल नहीं करेंगे। हस्तांतरण आय के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं हम, ये भी शामिल नहीं होगा क्योंकि ये किसी कारक सेवा के बदले नहीं प्राप्त हुआ है।
नंबर 5 हमारे पास उपभोग के लिए अंतिम उत्पादित वस्तुओं सेवाओं पर व्यय, ये शामिल होगा क्योंकि इसका बाजार मूल्य होता है। स्वउपभोग के मकान के लिए मकान मीन्स ये भी शामिल होगा क्योंकि उसके मकान की बाजार कीमत है। इसलिए बच्चों आपको समझ आ गया होगा। तो अब चलते हैं आगे। देखिए बच्चों, हम व्यय विधि का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आय का माप कैसे करते हैं। हमें 5 चीज़ें देखनी है। ये इस लाल बॉक्स में जो 5 चीज़ें दे रखी ये हमें समझनी है। हमने अभी अभी समझाया था आपको कि निजी अंतिम उपभोग व्यय क्या होता है। जो परिवार क्षेत्र है, परिवार अपने उपभोग के लिए या फिर गैर लाभकारी संस्था सामाजिक कल्याण के लिए अंतिम वस्तुओं व सेवाओं पर व्यय करती है, तो वो निजी अंतिम व्यय उपभोग व्यय कहलाता है। सरकारी अंतिम व्यय जो सरकार द्वारा सरकार चलाने के लिए, प्रशासन चलाने के लिए अंतिम वस्तु व सेवाओं पर किया गया व्यय सरकारी अंतिम उपभोग व्यय कहलाता है। सकल पूंजी का निर्माण मीन्स निवेश व्यय, मीन्स जो लाभकारी जो व्यापारिक उद्देश्य से हम या किसी मशीन पर हम खर्च करते हैं जो लाभ कमाने के लिए, तो उसे हम सकल पूंजी का निर्माण कहते हैं। मीन्स मान ले कोई मशीन खरीदी है, मशीन को हम चलाने के लिए हम कोई काम चला रहे हैं, अपना काम कोई लाभ कमा रहे हैं उससे लंबे समय तक, तो उस पर किया गया वह क्या कहलाता है, सकल पूंजी का निर्माण। इसके बाद है निवल निर्यात, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट मीन्स आयात माइनस निर्यात। ये इसके बाद है स्टॉक में परिवर्तन। यदि स्टॉक में परिवर्तन नहीं दे रखा है तो इसका मतलब ये है कि जितना भी उत्पादन किया था अंतिम वस्तु सेवाओं का, वो सारी वस्तुएं सेवाएं बिक गई हैं। और यदि अनबिका रह गया कुछ उत्पादन, कुछ हमारा अनबिका रह गया है, तो उसमें स्टॉक में परिवर्तन आपको मिलेगा। स्टॉक में परिवर्तन होता है अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक, मतलब अंतिम स्टॉक और प्रारंभिक स्टॉक का जो डिफरेंस होता है वो होता है स्टॉक में परिवर्तन। जब हम लाल बॉक्स की सारी 5 की 5 चीज़ों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास आता है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद मीन्स GDP-MP। अब बाजार कीमत पर क्यों है ये, बाजार कीमत पर ही क्यों मिला हमें? सिंपल सी बात है बच्चों कि कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो बाजार में जाकर ही खरीदते हैं। ये तो नहीं है कि फैक्ट्री में जाएंगे हम किसी एक वस्तु के लिए। मान लो आप कोलगेट खरीदते हैं तो आप बाजार में ही जाकर खरीदोगे। ये तो है नहीं कि आप एक कोलगेट के लिए फैक्ट्री में जाओगे, कोलगेट फैक्ट्री में, और वो चले भी गए तो वो फैक्ट्री, कोलगेट फैक्ट्री जो आपको एक कोलगेट नहीं देगी क्योंकि वो थोक में बेचती है, बहुत सारे प्रोडक्ट साथ में देती है, मीन्स इकट्ठी कोलगेट देती है। तो इसका मतलब हम बाजार कीमत पर ही खरीदते हैं तो इसे बाजार कीमत पर ही आएगा GDP-MP। और हमें बनाना क्या है, NNP-MP बनाना है, NNP-FC बनाना है। यहाँ पर MP था तो यहाँ से हम जो हरे बॉक्स में दे रखी है 2 चीज़ें माइनस कर देते हैं और एक चीज़ हम प्लस कर देते हैं तो हमारे पास NNP-FC आ जाएगा। हमने पहले उत्पाद विधि के अंदर भी किया था ये। तो मूल्य ह्रास माइनस करेंगे स्थायी पूंजी का उपभोग, तो हमारे पास निवल आ जाएगा बाजार कीमत पर। निवल अप्रत्यक्ष कर माइनस करेंगे, निवल अप्रत्यक्ष कर माइनस करेंगे तो हमारे पर कारक लागत पर आ जाएगा बाजार कीमत से। और यदि हम इसके अंदर विदेशों से निवल कारक आय जोड़ देंगे तो हमारे पास राष्ट्रीय उत्पाद आ जाएगा, NNP-FC जो हमारी राष्ट्रीय आय कहलाएगी। अब चलते हैं आगे, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाते हैं। देखिए इसके अंदर हमारे पास है व्यय विधि का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आय का माप कैसे करना है। मीन्स इनकम, नेशनल इनकम बाय यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड मीन्स व्यय विधि। अब हमें इसको निकालना है। हमारे पास कुछ आंकड़े दिए हुए हैं नीचे, देखिए। आंकड़ों की सहायता से व्यय विधि का द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। हमारे पास दे रखा है सकल निवेश दे रखा है, शुद्ध निर्यात दे रखा है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दे रखे, मूल्य ह्रास, विदेशों से निवल कारक आय, निजी अंतिम उपभोग व्यय और हमें और सरकारी अंतिम उपभोग व्यय।
मीन्स हमारे पास वो लाल बॉक्स के 5 पॉइंट ढूंढने हैं हमें। पहले सबसे पहले हम ढूंढेंगे हमारे पास क्या है, निजी अंतिम भोगव्य। निजी अंतिम भोगव्य कौन से नंबर पे है, छठे नंबर पे है, तो छठे नंबर को जोड़ देंगे प्लस इसके बाद हम सरकारी अंतिम भोगव्य होता है कौन से नंबर पे दे रखा है, 7वें नंबर पे, तो 7वें नंबर को जोड़ देंगे फिर प्लस अब हमारे पास होता है निवेश व्यय, सकल निवेश, मीन्स ये पहले नंबर पे है तो पहले नंबर को जोड़ देंगे प्लस अब शुद्ध निर्यात को जोड़ेंगे, दूसरे नंबर पे है। अब हम ढूंढते हैं 5वें नंबर का पॉइंट, स्टॉक में परिवर्तन। स्टॉक में परिवर्तन है नहीं तो इसका मतलब ये है कि वो माल हमारा सारा का सारा बिक गया था, उत्पादन जो भी हुआ था। तो इसके बाद हमारे पास लाल बॉक्स की 5 चीज़ें मिल गई है, 4 दे रखी है, चारों को जोड़ देंगे हम, तो हमारे पास फिर इसके बाद हम क्या माइनस करते हैं, मूल्यह्रास माइनस करते हैं। मीन्स मूल्यह्रास मीन्स कौन से नंबर पे दे रखा है, चौथे नंबर पे। उसके बाद एक चीज़ और माइनस करते हैं हम, शुद्ध निवल अप्रत्यक्ष कर मीन्स शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, तीसरे नंबर पे दे रखी है, हमें ये भी माइनस करनी है। इसके बाद हम क्या माइनस करेंगे, प्लस करेंगे क्या, विदेशों से निवल कारक आए, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, जो 5वें नंबर पे दे रखी है हमारे पास आ जाएगी NNPFC। प्यारे बच्चों आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, सही उत्तर आएगा आपका बिल्कुल। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी ये व्यय विधि। धन्यवाद।